केमिस्ट्री है। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के बने होते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है, सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया का टाइप ऑफ कार्बन, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन, देन हाइड्रोजन्स। इन सबको हमने डिटेल में थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजी से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है, किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, अपना नॉमेनक्लेचर स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स हमें पता है। जैसे सपोज कार्बन है, मैं अगर लिखना चाहूँ जैसे कार्बन की स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए हम एक सिंपल वे में उसके 4 के 4 बॉन्ड जितने भी उसे हम सेटिस्फाई करके बता सकते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इथेन का एग्जांपल मैंने लिया है। अब इथेन के एग्जांपल में 2 कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच है और 3 हाइड्रोजन्स एक कार्बन से अटैच है और दूसरे 3 हाइड्रोजन से अटैच है। तो एक तरीका तो ये है जिसमें हम स्ट्रक्चर को नॉर्मली इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा ब्रॉड स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इसे कंडेंस करके भी हम लिख सकते हैं। कंडेंस करने का मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, नॉर्मली इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ये कंडेंस फॉर्मूला है, ये एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने की मेथड है। और एक और मेथड आती है जिसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, बॉन्ड लाइन मेथड। अब बॉन्ड लाइन मेथड जो है जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन इन बॉन्ड लाइन मेथड कैसे? बॉन्ड लाइन मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास कुछ भी आपने लिखा है, जैसे मैंने एक वी शेप, रिवर्स वी शेप बनाया, और इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, वो कैसे पता चलेगा? आप नोट करते रहिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई वी जो रिवर्स वी बना है उसमें एक एंड है, एक इस तरफ एंड है और बीच में कॉर्नर है। तो बॉन्ड लाइन मेथड ऐसा करता है कि हर एक एंड जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा अगर वहां पर कुछ लिखा नहीं है। सपोज यहाँ पर मैंने Cl लिख दिया, तो इसका मतलब ये एंड है, वहां पर क्लोरीन है। बट अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कार्बन है। और कॉर्नर जो है वो हर एक कॉर्नर से रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। अब कार्बन की वैलेंसीज कितनी होती है? 4 वैलेंसी है कार्बन की। तो आप देखिए, अगर ये एक कार्बन है तो इसकी एक वैलेंसी ये सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा, हर एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, तब तक जब तक यहाँ पर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया ना जाए। सपोज यहाँ पर डबल बॉन्ड में बना देता हूँ तो ये 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ऐसा माना जाएगा बॉन्ड लाइन मेथड। तो जैसे पहला हमारा एग्जांपल है, कार्बन और कार्बन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ये एंड है जिसमें हम कार्बन है, अब मैंने लिखा है। अब कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी इस कार्बन ने कॉर्नर वाले कार्बन से वैलेंस की, और बाकी जो 3 वैलेंसीज हैं बॉन्ड लाइन मेथड में ऐसा माना जाएगा कि वहां पर 3 हाइड्रोजन्स हैं जो हम लिखते नहीं है, आप कह सकते हैं कि हिडन हाइड्रोजन्स हैं। सेम एज यहाँ पर 3 होंगे, और कॉर्नर में जो कॉर्नर पर है उसमें कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। 2 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब 2 वैलेंसी उसकी अभी भी वैकेंट है, और ये 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे। तो इसका कॉमन अगर फॉर्मूला आप लिखने जाओ तो आपको ऐसा दिखेगा, CH3 इस तरफ, देन बीच में CH2 है और लास्ट में क्या है, CH3। इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन मेथड में किसी भी एक ब्रॉड स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिख सकते हैं। सपोज मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आएगा, मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगा कि इसे क्या कहते हैं। बेंजीन कहते हैं इसका नाम, 9-10 में पढ़ता है, पर बेंजीन इसका नाम है। और इसमें है क्या, कितने कार्बन है, क्या है, किस तरीके से। तो बॉन्ड लाइन मेथड ऐसा कहता है कि हर एक कॉर्नर क्या है कार्बन का, 6 कार्बन आपको दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद आपको 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, तो 1 2 3, और फिर चौथा क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। इसका मतलब कि हर एक कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, जो नॉर्मली हम देख नहीं पाते। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं सिंपली कंडेंस स्ट्रक्चर पे लिखूं तो बहुत ज्यादा स्पेस ये कवर करता है। ये तो ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल था, सिंपल एक स्ट्रक्चर है, बट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मैक्रोमोलेक्यूल्स, जो बहुत बड़े पॉलीमर्स होते हैं, उन्हें हमें जब डिस्क्राइब करना होता है, उसे उन्हें लिखना होता है, तो हमेशा इसे फॉलो करते हैं, बॉन्ड लाइन मेथड को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि कंडेंस स्ट्रक्चर से इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल है।
देन आफ्टर ये खत्म होने के बाद हमारा एक और वर्ड आता है जो कॉमन वर्ड है, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके हमेशा काम आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है कार्बन से, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स। बट कार्बन जब किसी और एलिमेंट से जब बॉन्ड बनाता है, किसी एक और एलिमेंट का मतलब ऐसा हो सकता है वहां पर ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन, तो एक ऐसा ग्रुप बनता है जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। सपोज आपके पास एक लंबी सी चेन है और उसमें एक ग्रुप अटैच हो गया, अटैच होने से उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही बदल गई, सॉलिबिलिटी चेंज हो जाती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी केमिकल रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी भी अगर चेंज हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। इट मींस एनी टाइप ऑफ ग्रुप व्हिच कंट्रोल द फंक्शनलिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ कंपाउंड कैन बी कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से हम उसकी एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि कोई ऐसा ग्रुप जो पूरे कंपाउंड की फंक्शनलिटी को चेंज कर दे या उसे कंट्रोल करे। फंक्शनलिटी का मतलब उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सपोज जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों साथ में बैठे हैं, हम एक दूसरे पर इफेक्ट करते हैं। मैं जैसे अपनी डेली रूटीन की लाइफ जीता जा रहा हूँ एकदम आराम से, मेरा दोस्त जब मेरी जिंदगी में आता है, मेरी लाइफ में आता है, तो वो मुझे क्या करता है, चेंज करता है। तो हम क्या कहते हैं, या तो आजकल किसी के फंक्शंस में है, फंक्शंस का मतलब वो आप पर इफेक्ट डाल रहा है, इसीलिए फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, एक ऐसा ग्रुप जो क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा पूरे के पूरे कंपाउंड पर, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब तक पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। नॉर्मली हम 14 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, मैंने पहले से बना के रखा है। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें देखिए आपको जो टेबल बना के दी है मैंने, उस टेबल में आपको बहुत कुछ दिखेगा। अब ये जो टेबल है, टेबल में क्या है कि सीरियल नंबर है, स्ट्रक्चर है, प्रीफिक्स है, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2, मैंने इस तरीके से लिखा है। अब ये कहाँ काम आएंगे, किस तरीके से काम आएंगे, ये हम देखेंगे आगे। बट स्टिल अब इस चीज की बात करें कि ये है कैसे, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन किस तरीके से अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच, और एक इस तरीके से, इसे कहते हैं हम एसिड ग्रुप। कॉमन नेम है इसका, प्रीफिक्स जो है कार्बोक्सी, वो एक एसिड है, इसका सफिक्स 1 है, और कार्बोक्सिलिक एसिड इसका सफिक्स 2 है। अब ये सफिक्स 1 हम यूज करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में, उसी में सफिक्स 2 जो है वो IUPAC में ही आएगा। कब आएगा, कैसा आएगा, उसके रूल्स क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो जैसे जैसे आप आगे नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा सल्फो ग्रुप दिखेगा, एनहाइड्राइड आपको दिखेगा, COOR जैसे एस्टर कहते हैं, उसका कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल इसका क्या है, प्रीफिक्स है, अल्काइल OH इसका क्या है, सफिक्स है। तो इस तरीके से पूरे एक फंक्शनल ग्रुप है। आपको ये पूरी फंक्शनल ग्रुप की सीरीज ऐसे कैसे याद रख लेनी है, क्योंकि ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रखा गया है। IUPAC नोमेनक्लेचर के कई रूल्स आते हैं, उनमें ये सीरीज जो है प्रायोरिटी सीरीज आपके बहुत काम आएगी कि कौन सा, अगर सपोज आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन में है तो किस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, किसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर किया जाएगा, तो वो ये सीरीज है। सपोज आपके पास एक एसिड और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड और एसिड में से किसे हम प्रायोरिटी देते हैं, तो वो हमें सीरीज से पता चलेगा। तो वैसे एस्टर है, ऑयल हैलाइड है, फिर अमाइड ग्रुप है, साइनो है, साइनाइड जैसा कहते हैं, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन ग्रुप है, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, फिर अमाइन ग्रुप है, और लास्ट में है ईथर। अब आपको इनकी कॉमन नेमिंग भी पता होनी चाहिए, जैसे इसे कहते हैं एसिड कहते हैं, सल्फर यानी सल्फो ग्रुप है, इसे एनहाइड्राइड करके लिख लीजिएगा। इसे कहते हैं एस्टर ग्रुप, ये ऑयल हैलाइड ग्रुप है। हैलाइड का मतलब यहाँ पर X जो है वहां पर क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। इसे कहेंगे एमाइड ग्रुप। इसी के जैसा एक ग्रुप आपको नीचे दिखेगा, जैसे हम कहते हैं अमाइन। एमाइन और अमाइड, अमाइड क्या है, एसिड का ही डेरिवेटिव है। एसिड में जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप की जगह क्या है, सिर्फ NH2, तो ये उसका डेरिवेटिव है। देन साइनाइड ग्रुप है, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, थायो अल्कोहल है, अमाइन एंड ईथर। तो ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप खत्म होने के बाद हम चलते हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम पर। अब नोमेनक्लेचर सिस्टम कितने टाइप का है वो अब भी हम देखेंगे, बट पहले आप ये एक बार देख लीजिए, नोट आउट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम। नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है, किस तरीके से है। अभी तक जो हमने देखा उसमें था क्या, इंट्रोडक्शन के बाद कार्बन के टाइप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, अब वो कहाँ काम आएंगे, किस तरीके से आएंगे। देन हमने देखा फंक्शनल ग्रुप्स। अब इन सब चीजों को देखने के बाद हमने एक और चीज देखी थी, क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सारी चीजें
फिर बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक साथ आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, नॉमेनक्लेचर सिस्टम निकाला। अब नॉमेनक्लेचर सिस्टम में क्या था कि पहले तो ऐसा था नहीं कि आईयूपीएसी पहले से ही आ गया, जो हमें कॉमनली पता है। तो पहले क्या था कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ट्राइबल नॉमेनक्लेचर सिस्टम चलता था, जिसे हम कॉमन नेमिंग कह सकते हैं। ट्राइबल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऐसा था जिसमें कोई भी कंपाउंड अगर कहीं से आपको सोर्स जो है उसका, जैसे फॉर्मिक एसिड सबसे बेस्ट एग्जांपल है, रेड एंट का मतलब चींटियां जो होती है लाल कलर की, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जिसे फॉर्मस कहते हैं। तो फॉर्मस के अकॉर्डिंग उसे नाम दिया गया फॉर्मिक एसिड। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड हैं जिन्हें उन्होंने ट्राइबल नेम के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेट किया गया, बट हर बार तो उस तरीके से कर नहीं सकते, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, उसे एक पैटर्न में लिख लिया। जैसे नॉमेनक्लेचर अगर मैं कहूँ कि भाई नॉमेनक्लेचर मेरे पास है, तो नॉमेनक्लेचर की कितनी मेथड्स हैं और किस तरीके से हम करेंगे, बहुत ही ज्यादा ब्रीफ है। हर बार हर कोई आपको यहाँ दिखाया है। देखिए आप कहीं पर भी पढ़े, चाहे आप हायर सेकेंडरी में हैं, चाहे आप 11th और 12th के बाद अगर बीएससी एमएससी के लिए जाना चाहते हैं प्योर केमिस्ट्री में, अगर आप एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, एमएससी एनालिटिकल कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप इन फ्यूचर नेट और स्लैट और कहीं पर भी जा रहे हैं, तो कॉमन नेमिंग और उनके जो नॉमेनक्लेचर के फॉर्म्स हैं वो आपको हमेशा काम आएंगे, क्योंकि बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपका ये वीक रह गया तो इसका मतलब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वीक रह ही जाएगी हमेशा। तो देखिए नॉमेनक्लेचर जो है, नॉमेनक्लेचर को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग हम आज स्टार्ट करेंगे, कॉमन नेमिंग जिसे हम कहते हैं। कॉमन नेमिंग के बाद हम करेंगे क्या, डिराइव नेमिंग। अब डिराइव नेमिंग में आएगा कि डिराइव नेमिंग जो है इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन में नहीं है, इतना ज्यादा फंक्शनल में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं क्या, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म भी पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे जिसे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी कहते हैं। तो देखिए कॉमन नेमिंग जो है, कॉमन नेमिंग को अगेन हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेमिंग फॉर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जैसे ही एटम्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और लास्ट में हाइड्रोजन, उसके अलावा कुछ और नहीं है। और उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आएगा, कार्बन के साथ एक ऐसा एलिमेंट अटैच होगा जो उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करता हो, तो उसका कॉमन नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे वो सारी चीजें देखेंगे। अब यहाँ पर भी अगेन ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कार्बन है, हमने देखा आगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप की एक सीरीज मैंने बना के दी थी आपको, उसमें आपने ध्यान से देखा होगा आपने, तो कई फंक्शनल ग्रुप ऐसे थे जिसमें कार्बन था और कई फंक्शनल ग्रुप ऐसे थे जिसमें कार्बन नहीं थे। तो उसी तरीके से अगर उनका नॉमेनक्लेचर हम ध्यान से देखें तो क्या देखेंगे कि भाई जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन थे और कार्बन नहीं थे, तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिस्टम नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे, जहां पर क्या होगा, आपके पास कार्बन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होते, और दूसरा होगा आपका सिस्टम नंबर 2 जिसमें फंक्शनल ग्रुप में खुद में कार्बन होंगे। तो ये कॉमन नेमिंग सिस्टम कहां से आया, किस तरीके से आया, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। फिर आएगा डिराइव नेमिंग एंड लास्ट में आएगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉमन नेमिंग फॉर हाइड्रोकार्बन्स, वहां से स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखिए हाइड्रोकार्बन्स अगेन हमारे पास कितने हैं, दो, जो क्लासिफिकेशन में पहले किया था। हाइड्रोकार्बन में पहला ऐसा था कि जैसे ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स थे उसमें थे सैचुरेटेड, जिसे हम कहते हैं एल्कीन्स, एंड सेकंड था एल्कीन्स, एंड लास्ट जो थे वो थे एल्काइन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन्स नॉर्मली हमें तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं। अब कॉमन नेमिंग में सबसे पहला जो है एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या है कि एल्क जो वर्ड है, यहाँ पर जो एक वर्ड दिया गया है एल्क। अब एल्क का मतलब क्या है, एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन जो है तो ऐसा तो है नहीं कि नंबर अगर कार्बन का 1 है तो हम उसे 1 ही लिखेंगे। एल्क को फिर नॉमेनक्लेट किया गया कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हम क्या लिखते हैं, मैथ। अगर 2 है तो एथ, 3 है तो उसे लिखेंगे हम प्रॉप, 4 है तो हम क्या लिखेंगे वहां पर, ब्यूट, 5 है तो हम लिखते हैं पेंट, 6 है तो हम लिखते हैं हेक्स, 7 है तो हम लिखेंगे हैप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, फिर 10 है तो डेक,
ऑन डेक, डॉट डेक, इस तरीके से चलता जाएगा। 20 तक इको तक हम कर सकते हैं, बट हमारे जो कॉमनली काम आता है वो 10 तक ही काम आता है। डेक फिर ऑन डेक डॉट डेक काम नहीं आते इतने, बट स्टिल 10 तक अगर आपको याद है तो अच्छी खासी तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, तो आप एल्क को रिप्लेस करेंगे 1 से। फॉर एग्जांपल मैं एल्कीन का एक एग्जांपल लेता हूं। अब देखिए एल्कीन में यहाँ पर एक वर्ड मिस है अपना, जिसे हम कह सकते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस, लोगस सीरीज का मतलब क्या है? होमोलोगस सीरीज का मतलब जहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है आपका वो सेम हो। कोई एक ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम, उसे हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। जैसे मेरे पास एक कार्बन है, सपोज एक कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी में अगर हाइड्रोजन से बैलेंस कर दूं, मिनिमम क्राइटेरिया ऐसा है कि कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो सकती है। तो इस पूरी एक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? एल्केन, जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है कि व्हेनेवर एनी कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली, तो उसे हम क्लासिफाई करते हैं एल्केन्स में। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो? सेम। जैसे मैं एग्जांपल मैंने लिया, ये लिखा है, उसे कहते हैं CH4। अब इसका अगर दूसरा मेंबर देखो तो उसमें क्या है? 2 कार्बन आएंगे, 2 कार्बन की वैलेंसी से आप सेटिस्फाई करो तो वो हाइड्रोजन से ही बैलेंस होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन से बैलेंस करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा कि बेस में 2 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन है। तो ये फर्स्ट मेंबर जो है वो और सेकंड मेंबर के बीच में डिफरेंस अगर आप चेक आउट करो तो आपको कितने का दिखेगा? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में देखें तो 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है। तो एक ऐसी सीरीज जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम, और 2 मेंबर्स के बीच में कितना गैप हो? CH2 का, या फिर 14 AMU मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक होमोलोगस सीरीज कहेंगे। तो यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ, नेक्स्ट ऑब्वियसली कि जैसे मैंने कहा कि CH2 का गैप है, तो थर्ड जो मेंबर आएगा उसमें CH2 ऐड हो जाएगा। CH2 यानी एक कार्बन ऐड करो, कितना है? 3, एंड H2 यानी कि 8, तो C3H8 इसका थर्ड मेंबर होगा। देन सो ऑन, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर ऐसा बना सकते हैं। तो देखिए एल्केन के केस में क्या है कि एल्केन में आपको सिर्फ क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन्स चेक आउट करना है, क्योंकि सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी सिंगल बॉन्ड ही है, कोई दूसरा एलिमेंट आ नहीं रहा। तो जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे CH4, आपको क्या करना है? सिर्फ एल्क जो है उसकी जगह नंबर ऑफ कार्बन रिप्लेस कर देना है। CH4 मैंने लिखा, CH4 क्या है? मैथ, तो मैथ, एल की जगह लिख दिया हमने मैथ। अब एन जो है, एन वो ऐसा का ऐसा, सफिक्स जो है वो ऐसे का ऐसा आप लगा दो, उसका नाम क्या होगा? मीथेन। देन C2H6, C2H6 का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 2 कार्बन है आपके पास, तो एल की जगह आप रिप्लेस कर दो एथ और एन, जिसे हम कहते हैं इथेन। एंड CH3, CH2, CH3, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, 3 कार्बन है, तो प्रॉप इसका क्या आएगा? एल की जगह वर्ड आएगा और सफिक्स आएगा इन, तो प्रोपेन। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। बट अगर आगे देखें इसको, तो आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें होगा क्या कि जैसे 4 कार्बन CH3, CH2, CH2, CH3, तो 4 कार्बन है, तो ब्यूट इसका क्या आएगा? एल की जगह वर्ड आएगा और सफिक्स आएगा इन, तो ब्यूटेन बन गया। अब ब्यूटेन में क्या कि ब्यूटेन में कॉमन नेमिंग में हुआ क्या कि एक स्ट्रक्चर जो ये बनी, उसके अलावा मैं दूसरी 4 कार्बन की स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकता हूँ, CH3, CH, CH3 एंड CH3। इस तरीके से भी मैं 4 कार्बन की एक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल एक सीधी स्ट्रक्चर है, और सेकंड स्ट्रक्चर में एक ग्रुप जो है CH3 ग्रुप। अब इस ग्रुप को हम मिथाइल कहते हैं, क्यों कहते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा सिस्टम नंबर 1 में, जब हम क्या करेंगे नॉमेनक्लेचर सिस्टम आगे और जाकर जहां पर हम डेरिवेटिव्स की बातें करेंगे। तो ये CH3 जो है इसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस तरीके से नॉमेनक्लेचर का रूल आया था वो हम बाद में देखेंगे। बट स्टिल आपको देखने को दिखेगा कि यहाँ पर एक लंबी सी चेन है, CH3, CH2, CH2 एंड देन CH3। बट उसी एक CH3 को मैंने क्या किया? नीचे लगा दिया एक कार्बन के साथ। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4 कार्बन है, तो मैं क्या नाम दूं? ऐसे ब्यूट, और फिर सफिक्स क्या लगेगा? इन। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा मन में, क्या ये दोनों नाम तो सेम हो गए, फिर किस तरीके से हम इसे अलग करेंगे? तो कॉमन नेमिंग में ऐसा करते हैं कि अगर आपके पास एक लंबी सीधी चेन है तो आप एक वर्ड लगा दो नॉर्मल, यानी कि सीधी चेन है तो आप वर्ड लगाओगे नॉर्मल, तो उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। और अगर आपके पास क्या है? एक CH3 ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप अगर आपके पास सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन से अटैच है, तो उसे वर्ड हम देते हैं आइसो।
क्या नाम देंगे उसे, आइसो वर्ड आगे लगा देंगे, तो इसे कहेंगे हम आइसोब्यूटेन। ठीक है डन। इसी तरीके से जैसे 5 कार्बन अगर हमारे पास एक एग्जांपल में और ले लो, CH3 CH2 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 एंड CH3, ये 5 कार्बन है आपको दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो नाम क्या आएगा, पेंटेन, पेंटेन। और 5 कार्बन को और ज्यादा आप क्लासिफाई कर सकते हो, CH3 CH2 एंड CH3, ये 5 कार्बन हो गए। बट यहाँ पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप जो है वो सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन से अटैच होना चाहिए, 1 2 सेकंड लास्ट से मिथाइल ग्रुप, तो इसे क्या नाम देंगे, आइसोपेंटेन। और उसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें हम क्या देंगे, CH3 CH3 CH3, इस तरीके से आपको एक देखने को मिलेगा जिसमें हम कह सकते हैं कि 5 ही कार्बन है बट 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन से अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो अगेन हम कंफ्यूज कि किस तरीके से इसे अलग करें, डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पर अगर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप, कितने, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच ऑन सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन, तो एक और प्रीफिक्स आप ऐड कर सकते हैं जिसे हम नाम देते हैं नियो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। ठीक है, इसे कॉमनली हम क्या कहेंगे, नियो पेंटेन। तो ये नोमेनक्लेचर जो था, ये नोमेनक्लेचर किसका था, कॉमनली एल्केन्स का नोमेनक्लेचर था। IUPAC नोमेनक्लेचर, सॉरी कॉमन नेमिंग में हमने जो देखा क्लासिफिकेशन, अगेन कॉमन नेमिंग जो थे उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। ठीक है, कॉमन नेमिंग को हमने देखा, कॉमन नेमिंग फॉर हाइड्रोकार्बन एंड कॉमन नेमिंग फॉर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। कॉमन नेमिंग फॉर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास 3 है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का जो नोमेनक्लेचर है वो इस तरीके से किया जाता है, सिंपली एल की जगह आप क्या लगा दो, नंबर ऑफ कार्बन्स, अगर आपके पास है तो 1 to 10 जो भी है वो आप सिंपली लगा दो। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था होमोलोगस सीरीज क्या है उसके बारे में। होमोलोगस सीरीज का मतलब जहां पर फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, वो अल्कोहल के लिए हो सकता है वो अमाइन ग्रुप हो, किसी के लिए हो सकता है। एक सीरीज जिसमें क्या हो, 2 मेंबर्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम CH2 यानी CH2 का ही गैप होगा, एटॉमिक वेट कितना हो, 14 का गैप हो, और नेक्स्ट मेंबर इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे हमने बात की CH4 का नोमेनक्लेचर करेंगे, तो एक कार्बन है तो मैथ इसका क्या लगेगा, वर्ड लगेगा जो रूट नेम है इसका, और एन जो है वो इसके पीछे सफिक्स लग ही रहा है एल्कीन में। देन आफ्टर C2H6 यानी 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एट एन, इस तरीके से हम उसे नोमेनक्लेट करते जाएंगे। फिर वर्ड कहां पर हमें प्रॉब्लम आई कि जैसे 4 कार्बन थे मेरे पास, तो 4 कार्बन को मैंने एक सिंपल CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरीके से मैंने लिखा था। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एक जो स्ट्रक्चर थी वो सीधी थी, और दूसरी स्ट्रक्चर में एक मिथाइल ग्रुप जो था CH3 ग्रुप था, उसे मैंने एक ब्रांच के फॉर्म में लिख दिया। तो नंबर ऑफ कार्बन तो कितने रहे, 4, बट स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट। अगर इन दोनों को मैं अलग नाम ना दूं तो दोनों स्ट्रक्चर्स का बनेंगे सेम, तो डिफरेंशिएट करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल। इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन नेमिंग में एक रूल दिया गया कि भाई CH3 ग्रुप अगर आपके पास सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन से अटैच है तो उसे आगे एक प्रीफिक्स लगा दो आइसो, और वो उसे अलग कर देगा। सेम एज जैसे मैंने आगे एक और एग्जांपल दिया था पेंटेन का, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या था कि अगर आपके पास सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है तो हम उसे क्या कहेंगे, नियो सफिक्स आप वहां पर लगा सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, नियोपेंटेन कहेंगे। फिर वर्ड आया, नोमेनक्लेचर आया एल्कीन्स का। अब एल्कीन्स में क्या था कि एल्कीन का कॉमन नेमिंग जो था वो इस तरीके से करते थे, इथाइलिन के फॉर्म में, एल्काइलिन के फॉर्म में करते थे। तो जैसे आपके पास था CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका जो नोमेनक्लेचर था मैंने जैसे कहा आपको, इसको क्या कहते हैं, एल्काइलिन, इस तरीके से इसका कॉमन नेम था। एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और पीछे आपको सफिक्स लगाना था लीन, YLEN, लीन सफिक्स लगाना था। यहाँ पर कहते हैं 2 कार्बन, तो YLEN, तो इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन। फिर अगर आपके पास ऐसा आता है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें कितना होगा, 3 कार्बन है, तो प्रोपाइलीन, इस तरीके से इसका कॉमन नेम था, तो ज्यादा डीप में नहीं था। फिर आया था क्या, एल्काइंस। अब एल्काइन के केस में क्या था कि एल्काइंस थे आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइन है। एल्काइन कैसे, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पर एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक एल्काइन का फॉर्मूला है। तो एल्काइन को कॉमनली कहा गया था एसिटाइलिन, इस तरीके से, तो एसिटाइलिन इसको नाम दिया गया।
तो एसिटाइलिन ये इसका कॉमन नेमिंग था। तो फिर CH3 अगर इसके साथ अटैच होता तो उसे कहता मिथाइल एसिटाइलिन, और अगर दो ग्रुप मिथाइल है तो उससे कहते हैं डाइमिथाइल एसिटाइलिन। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया गया है इसका हाइड्रोकार्बन्स का। तो ये पूरा सेक्शन आज हमने देखा कॉमन नेमिंग का, जिसमें हमने देखा क्या कि हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया गया था। सबसे ज्यादा बेटर जो नॉमेनक्लेचर हमारे काम में आता है वो है एल्केन का नॉमेनक्लेचर कॉमन नेमिंग में। देन एल्कीन में आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, लीन पीछे लगा देना है नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग। और एल्काइन में क्या होता है, एसिटाइलिन उसका कॉमन नेम है। तो जिस तरीके से सपोज आपके पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम क्या करेंगे उसके पीछे मिथाइल एसिटाइलिन इस तरीके से पूरा का पूरा एक हमारे पास एक डायग्राम भी मैंने ड्रॉ करके दिया, आप देख सकते हैं पूरा। अब नेक्स्ट हम जो आगे चलेंगे, आगे हम क्या करेंगे कि भाई हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर में से जिस तरीके से एक अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं कोई ग्रुप अटैच करता हूं तो किस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। फिर सिस्टम नंबर 1 सिस्टम नंबर 2 क्या है ये हम नेक्स्ट टाइम पर देखेंगे। तो ये आपको तैयार कर देना है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम आने के लिए आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। तो कॉमन नेमिंग और ज्यादा डीप में हम कर सकते हैं। थैंक यू।